नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम को न्यूज पोर्टल द वायर के खिलाफ मेटा स्टोरीज को लेकर एफआईआर दर्ज की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये एफआईआर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की शिकायत पर दर्ज की गई है। बीजेपी ने द वायर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी कहानियां प्रकाशित करने का आरोप लगाया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमित मालवीय ने शुक्रवार को कहा था कि वो कथित जालसाजी, मानहानि, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए द वायर और उसके संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। मालवीय का यह बयान तब सामने आया था जब न्यूज पोर्टल द वायर ने खुद पहल करते हुए तमाम मेटा स्टोरीज को सही न पाए जाने पर खेद जताते हुए वापस ले लिया था। जाने माने पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के प्रमुख हैं। द वायर न्यूज वेबसाइट ने बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम अकाउंट की कुछ पोस्ट को बिना किसी वेरिफिकेशन के केवल इस वजह से हटाने का दावा किया गया कि इसे अमित मालवीय ने रिपोर्ट किया था। द वायर की रिपोर्ट में कहा गया था कि मेटा के विवादित क्रॉस चेक प्रोग्राम के तहत मालवीय को विशेषाधिकार प्राप्त था। मालवीय को यह अधिकार था कि अगर कोई बात या सामग्री बीजेपी या सरकार विरोधी है तो उसे वो हटा सकते थे। साथ ही उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त था कि अमित मालवीय इंस्टाग्राम पर नियम विरुद्ध कुछ भी प्रकाशित करें। हालांकि मेटा ने द वायर के इन आरोपों का खंडन किया था। वहीं द वायर ने इसको लेकर बयान जारी कर पहले ही माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कहानियों के लिए स्रोतों पर भरोसा करते हैं और उनसे प्राप्त सामग्री को सत्यापित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। द वायर ने कहा कि उन्हें गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव के पहले न खाऊंगा न खाने दूंगा, चुनाव के बाद 40% कमीशन खाऊंगा, फिर दिवाली पर मिठाई के डब्बों में कर्नाटक मीडिया को रिश्वत भिजवाऊंगा। राहुल ने कहा कि पे सीएम और पे पीएम की भाजपा सरकार, पूरे देश में डबल इंजन का भ्रष्टाचार। तेलंगाना में कथित ऑपरेशन लोटस में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को पलट दिया है, जिसमें लोअर कोर्ट ने कथित ऑपरेशन लोटस में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया था और फिर उनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोप में हिरासत में लिए गए 3 युवकों को गिरफ्तार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इन तीनों को 24 घंटे के भीतर साइबराबाद पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही अदालत ने पुलिस को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी की विशेष अदालत में पेश करने का आदेश दिया। इससे पहले एसीबी स्पेशल कोर्ट जज ने कहा था कि मामले में रिश्वत के पैसे शामिल होने का कोई सबूत नहीं था और पुलिस सीआरपीसी की धारा 41A के अनुसार नोटिस जारी कर सकती है और मामले में जांच के लिए आरोपी को तलब कर सकती है। जिसके बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया था। बता दें ये तीनों लोग बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया था कि उन्हें बीआरएस के 4 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए घूस देते हुए पकड़ा गया था। ऐसा आरोप है कि बीजेपी कई राज्य जहां उसकी सरकार नहीं है वहां विपक्ष के विधायकों को पार्टी में शामिल कराने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है और इसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी देश भर में ऑपरेशन लोटस का जो गंदा खेल खेल रही है उसका एक नया मामला सामने आया है। सिसोदिया ने बीजेपी नेतृत्व पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों को कथित रूप से अपने पाले में लाने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार किया जाए। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 43 एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में एमएलए खरीदने की कोशिश में 100 करोड़ के साथ पकड़े गए इनके दलाल ने खुद कबूला है कि इसी तरह 25-25 करोड़ में दिल्ली के विधायक खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ है। कहां से आ रहा है 43 विधायक खरीदने के लिए 1075 करोड़ रुपए? गुजरात सरकार ने उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात में समान आचार संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में कैबिनेट मीटिंग में गुजरात सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज शनिवार को कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाने का। ये समिति उत्तराखंड की तर्ज पर बनाई गई है। गुजरात में जल्द ही राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी घोषणा 1-2 दिन बाद हो सकती है। उससे पहले राज्य सरकार ने इस तरह का रणनीतिक ऐलान किया है। गुजरात में यूसीसी के लिए बनने वाली समिति का प्रमुख कौन होगा, अभी सरकार ने इसका ऐलान नहीं किया। मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने यह अधिकार दिया है कि वो किसी रिटायर्ड जज को इसकी कमान सौंपे।
गुजरात सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर कमेटी बनाई है। इसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि कैबिनेट की एक बैठक में फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी इस बात की पड़ताल करेगी कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं। कमेटी इस कोड का ड्राफ्ट भी तैयार करेगी। बता दें, गुजरात में चुनाव सिर पर हैं और उससे इस ऐलान के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। मालूम हो कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम होंगे, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो। इसके लागू होने पर शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे सभी में एक समान ही कानून लागू होगा, जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों को करना जरूरी होगा। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का शनिवार को गुजरात में काले झंडे और मोदी मोदी के नारों से स्वागत किया गया। आपके नेता चिखली गांव में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। केजरीवाल ने काले झंडे दिखाने पर कहा कि काले झंडे दिखाने वाले मेरे भाई हैं, थोड़ा गुमराही के शिकार हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उनका दिल जीतने और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब रहूंगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तिखली तालुका में खुदबेल और गोलवट गांव के बीच सड़क के किनारे खड़े बीजेपी के कई समर्थकों ने जब आम आदमी पार्टी नेताओं का काफिला वहां से गुजरा तो उन्हें काले झंडे दिखाए। चिखली कस्बे के राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान की ओर जाते समय उन्होंने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। केजरीवाल ने बाद में रैली को संबोधित करते हुए घटना का जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि मतदाता अपनी पसंद की कोई भी पार्टी चुन सकते हैं, लेकिन आप ये तय करें कि उनके बच्चों को मुफ्त हाई क्वालिटी वाली शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी के कई सदस्य मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे हैं और पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की इच्छा व्यक्त की। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कहा है कि राज्य में औपनिवेशिक प्रतीकों को नया नाम देने का आदेश दिया गया है। राज्य में सड़कों और शहरों के अंग्रेजी नाम को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में औपनिवेशिक काल के सभी प्रतीकों को बदला जा रहा है। उत्तराखंड में सड़कों और शहरों के नाम ब्रिटिश काल के हैं और उन्हें अब बदला जाएगा। शहरों और सड़कों के नाम बदलने के सरकार के फैसले पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सरकार का ध्यान विकास की ओर होना चाहिए। प्रदेश में सड़कों की खस्ताहाली, अस्पतालों की बदहाली और स्कूलों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त हैं, तो वहीं दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में लगातार खराबी आ रही है। प्रदूषण के कारण बुरा हाल है। दोपहर 1 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली के कई क्षेत्रों में 400 से 500 के स्तर पर था, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। इस बीच केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। प्रतिबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल सहित अन्य आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है। लोगों से भी एयर क्वालिटी बनाए रखने के लिए सिटीजन चार्टर का पालन करने की अपील की गई है। इसके तहत लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल या साइकिल से यात्रा करने के लिए कहा गया है। साथ ही जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उन्हें घर से ही काम करने के लिए सजेस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 3 अक्टूबर को घायल नाबालिग बच्ची का वायरल वीडियो बनाने और फोटो खींचने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीबीसी के अनुसार आरोप है कि बच्ची बाजार गई थी, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास फेंक दिया गया, लेकिन उसकी मदद के बजाय भीड़ उसका वीडियो बनाती रही। थोड़ी देर में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उन्होंने उसे एक ऑटो में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। इन्होंने ही थाने में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में पुलिसकर्मी ने लिखा कि 15 से 20 अज्ञात लोग उस बच्ची का वीडियो भी बना रहे थे और फोटो खींच रहे थे। तब मैंने उन लोगों को रोका। इन व्यक्तियों द्वारा अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया गया। नाबालिग पीड़िता की मदद न करते हुए उसकी निजता और गरिमा का हनन किया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिससे उसकी पहचान उजागर हुई। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस पहले से ही दुष्कर्म का मामला दर्ज कर चुकी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूस्खलन से 1 की मौत होने और 6 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। ये हादसा द्रबशाला इलाके में हुआ है। फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक मेगा पावर प्रोजेक्ट साइट पर भारी भूस्खलन हुआ। इस हादसे में एक जेसीबी चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोग बलमे में दबे हुए हैं। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है और पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस, अग्निशमन, महिला सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद थे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य पुलिस और एसएसबी की टीमों के साथ सीमावर्ती जिलों में संयुक्त गश्त की जाए, एसएसबी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें। साइबर सुरक्षा आज के दौर में बहुत जरूरी है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक साइबर पुलिस थाना स्थापित करने की जरूरत है। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाकर जल्द ही देने को कहा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पुलिस को और आधुनिक बनाने के लिए जरूरी प्रयास करने को कहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जबरन ईसाई धर्म अपनाने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले में शिकायत यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने जिनका धर्म परिवर्तन करवाया उनको धमकी दी और पुलिस के झांसे में न आने की हिदायत दी। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपियों ने कोविड-19 महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान इन लोगों की मदद की और उन्हें चर्च आने के लिए प्रोत्साहित किया था। मामले में आगे की जांच चल रही है। बता दें, मेरठ में कथित तौर पर 400 लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का मामला सामने आया। ये घटना मंगतपुरम इलाके की है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब शुक्रवार को बीजेपी के जिला मंत्री दीपक शर्मा के नेतृत्व में करीब 200 लोग एसएसपी रोहित सिंह सजवान से मिले और आरोप लगाया कि मंगतपुरम में करीब 400 लोगों को ईसाई बना दिया गया है। इन लोगों को दिवाली पर पूजा भी नहीं करने दी गई। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने संगरूर में धरने पर बैठे किसानों की मांगों को मान लिया। इसी के साथ भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भारतीय किसान यूनियन उग्राह के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राह समेत 5 नेताओं के साथ शुक्रवार को पटियाला के सर्किट हाउस में बैठक की थी। इस बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन उग्राह के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राह ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों की मांगों को लिखित रूप से माना है। इसके बाद उन्होंने करीब 20 दिन से जारी अनिश्चितकाल धरना 29 अक्टूबर को खत्म करने की घोषणा की। गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की तरह ही दांव खेला है। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का अपना मुख्यमंत्री चुने अभियान शुरू किया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने लोगों से कहा कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए, इस पर अपनी राय दीजिए। इससे साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी स्थानीय चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे ही पंजाब में किया था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि इसके लिए आम आदमी पार्टी कैंपेन चलाएगी और लोगों से सुझाव मांगेगी। केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरात के लोग हमें बताएं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। हम एक नंबर और एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। आप 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक इस पर अपनी राय भेज सकते हैं। हम 4 नवंबर को परिणाम घोषित कर देंगे। वंदे भारत ट्रेन आज सुबह फिर हादसे का शिकार हो गई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई गांधीनगर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस शनिवार सुबह गुजरात में अतुल स्टेशन के पास मवेशियों से टकरा गई। इसके बाद ट्रेन को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। टकराने के बाद आए फोटो में देखा जा सकता है कि ट्रेन का अगला भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें, इससे पहले भी जानवरों से टकराने के कारण कई बार वंदे भारत एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसको लेकर तंज भी कसे जाते रहे हैं। महाराष्ट्र की बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार ने विपक्षी दलों के 25 नेताओं की सुरक्षा हटा दी है। इन नेताओं में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता शामिल हैं। जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है उनमें अनिल देशमुख, छगन भुजबल, बाला साहेब थोराट, नितिन राउत, नाना पटोले, जयंत पाटिल, संजय राउत, विजय वडेट्टीवार, संजय मुंडे, नवाब मलिक, नरहरि झिरवल, सुनील केदार, असलम शेख, अनिल परब और अन्य के नाम शामिल हैं। एनसीपी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार और पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सुरक्षा को जेड कैटेगरी से घटाकर Y+ कर दिया गया है। हालांकि एनसीपी के मुखिया शरद पवार, उनकी बेटी और बारामती लोकसभा सीट से सांसद सुप्रिया सुले सहित उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखी गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में ही लगाए जाने को लेकर 3 हफ्ते पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन को पत्र लिखा था। बता दें, अब ये प्रोजेक्ट गुजरात के वडोदरा में लगेगा, जबकि बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट नागपुर में आएगा। इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र निकलकर गुजरात जाने पर एनसीपी और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी एकनाथ शिंदे सरकार पर जमकर हमलावर है, क्योंकि बीते कुछ ही महीनों में ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से गुजरात चला गया है। बहरहाल, नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर को टाटा ग्रुप के चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में
मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट यानी मेहान में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मेहान के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन और नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अच्छी खासी जमीन है और मेहान और नागपुर में टाटा ग्रुप को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वहीं पिछले महीने ही एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा था कि टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट नागपुर के नजदीक विदर्भ में लगेगा, लेकिन गडकरी के पत्र लिखे जाने के बाद भी बीते गुरुवार को रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया था कि टाटा एयरबस का ये प्रोजेक्ट अब गुजरात के वडोदरा में लगेगा। मालूम हो कि ये प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का है और इसके तहत C-295 विमान बनाए जाने हैं। ऐसा पहली बार होगा जब निजी कंपनियां भारत में सैन्य विमान बनाएंगी। C-295 को नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वो जुलाई से ही इस बारे में आवाज उठा रहे थे। आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अब महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री 4 प्रोजेक्ट्स के राज्य से बाहर जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क को बधाई दी है। राहुल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब ट्विटर हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बताना होगा कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है और खरीदने के तुरंत बाद इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बड़े अफसरों को उनके पदों से हटा दिया है। इनमें सीईओ के पद पर रहे पराग अग्रवाल, कानूनी और नीतिगत मामलों की प्रमुख विजया गड्डे, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेट सेगल का नाम भी शामिल है। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें ये भी उम्मीद है कि अब ट्विटर और अधिक मजबूती के साथ तथ्यों की जांच करेगा और सरकार के दबाव की वजह से भारत में विपक्षी आवाज को नहीं दबाएगा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ग्राफ को भी शेयर किया है। इस ग्राफ में राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट में की गई गड़बड़ी को बताया गया है। राहुल गांधी ने इस ग्राफ के जरिए बताया है कि अगस्त 2021 से फरवरी 2022 के बीच ट्विटर पर उनके नए फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ने से रोक दिया गया था और उस दौरान ट्विटर को इस बारे में 20 बार शिकायत की गई, लेकिन ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। ट्विटर पर एलोन मस्क का कब्जा होने के कई साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। जनरल मोटर्स ने कहा कि वो ट्विटर पर अपने विज्ञापनों को रोकने जा रहा है। मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और जनरल मोटर्स उनकी प्रतिद्वंदी कंपनी है। सीएनबीसी के अलावा तमाम अमेरिकी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की। सीएनबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेट्रॉइट स्थित ऑटोमेकर जनरल मोटर्स ने कहा कि वो ट्विटर पर अपने विज्ञापन को रोक रहा है क्योंकि ट्विटर अब नए दिशा निर्देशों के तहत काम करेगा तो हमें भी उसके मूल्यांकन की जरूरत है। वो अपने ग्राहकों से बातचीत के लिए ट्विटर के मंच का इस्तेमाल करना जारी रखेगा, लेकिन विज्ञापन के लिए भुगतान नहीं करेगा। जनरल मोटर्स ने इस संबंध में सीएनबीसी को एक ईमेल भेजकर ये जानकारी दी। जनरल मोटर्स ने कहा कि ट्विटर मीडिया प्लेटफॉर्म में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। हमने अपने विज्ञापनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये व्यापार की एक सामान्य प्रक्रिया है। आतंकवादी समूहों द्वारा टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट का उपयोग अब अक्सर कट्टरता और समाज को अस्थिर करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। नई दिल्ली में यूएनएससी की आतंकवादी रोधी समिति की विशेष बैठक में जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी अक्सर स्वतंत्रता, सहिष्णुता और प्रगति को निशाना बनाने के लिए तकनीक, धन और खुले समाज के लोकाचार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादी समूहों के टूल किट में शक्तिशाली औजार बन गए हैं। पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराने और शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लंबा मार्च निकाल रहे पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई के लंबे मार्च को कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों को उनके इस्लामाबाद पहुंचने पर उनके अगले फैसले का इंतजार करना चाहिए। एक टीवी चैनल द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में उन्होंने एक पत्रकार से कहा कि जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपको इंतजार करना होगा कि मैं इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या फैसला करता हूं। बता दें, इमरान खान आर्मी से लेकर आईएसआई और सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और इसी क्रम में वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, जिसे हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। वहीं सत्तारूढ़ दलों का कहना है कि इमरान खान हकीकी मार्च की आड़ में निजी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।